नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे आपकी जो पाठ्य पुस्तक है राजनीतिक विज्ञान, इसका अध्याय 2 और जो आपका अध्याय का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और इस अध्याय में आपने जो पिछला वीडियो है उसमें आपने देखा कि जो जर्मनी की दीवार है उसके गिरने के साथ ही सोवियत संघ का क्या हुआ, पतन हुआ। फिर इस अध्याय में हम पढ़ रहे थे कि सोवियत प्रणाली क्या है, किस प्रकार से सोवियत प्रणाली की जो प्रबंधन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की है। बाद में हम पढ़ रहे थे कि सोवियत प्रणाली 1970 के दशक तक आते आते लड़खड़ा गई और अंत में उसकी जो अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो ठहर सी गई। अब हम आगे इसी वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे कि जो सोवियत संघ के जो महासचिव थे मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ, ये पढ़ेंगे अपन। तो क्लास 12 अध्याय 2 और पाठ का नाम आपका दो ध्रुवीयता का अंतर। जो पाठ का नाम आपका दो ध्रुवीयता का अंत। अब देखिए इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो सोवियत संघ के जो महासचिव थे मिखाइल गोर्बाचेव, उनकी नीतियाँ क्या थी और सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ, तो इसके बारे में बड़ी अध्याय में पढ़ेंगे। तो आपका टॉपिक हो जाएगा गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। देखिए कि जो सोवियत संघ के जो महासचिव थे गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, तो देखिए हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। तो आप ये ध्यान रखना कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे। आप देखोगे मिखाइल जो गोर्बाचेव थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे, महासचिव थे, जो 1980 के दशक में जो सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो सोवियत संघ की जुड़ी थी उसके महासचिव बने। आप पिछले वीडियो में पढ़े थे कि 1970 के दशक में जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिक्स जो रफ्तार थी
वो ठहसी गई, अवरुद्ध हो गई थी। उसके बाद में 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के क्या बने, महासचिव बने, और उन्होंने जो सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी इसको सुधारना चाहा। इन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्था को सुधारना चाहा। उन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्था को सुधारना चाहा। इन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्था को सुधारना चाहा। और देखिए, जब पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति हो रही थी तो सोवियत संघ को इसकी बराबरी पर लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए। जब हम पढ़ सकते हैं कि जब पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जब पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जब पश्चिमी देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी तो सोवियत संघ को भी इनकी बराबरी पर लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए। सुधार क्या हो गए? जरूरी हो गए। देखिए आगे है, गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध सामान्य बनाने के लिए गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध सामान्य बनाने के लिए और इन संबंधों को लोकतांत्रिक रूप देने के लिए वहाँ सुधार करने का फैसला किया। सुधार करने का फैसला किया। सुधार करने का फैसला लिया। तो देखिए, तो हम पढ़ रहे हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। तो गोर्बाचेव कौन थे? तो आप बताओगे कि
ये कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे, महासचिव थे। और इन्होंने लड़खड़ाती हुई जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, इसको पटरी पर लाने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए क्या किए, प्रयास किए। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। तो देखिए कि 1980 के दशक में मिखाइल जो गोर्बाचेव थे, वो सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत संघ में एक ही पार्टी की प्रभुत्ता थी, एक ही दल थे जो सोवियत संघ की धुरी था, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके क्या बने, महासचिव बने। जैसे ही गोर्बाचेव सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, तो उन्होंने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, इन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्था को सुधारने के लिए सुधारना चाहा। और उस समय देखिए, जब ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, उस समय पश्चिम देश जो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित जो देश थे, वो सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी उन देशों में। वो देश सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे निकल रहे थे। तो सोवियत संघ को भी इन देशों की बराबरी लाने के लिए सुधार की जरूरत हो गई थी। तो देखिए, तो गोर्बाचेव ने क्या किया कि गोर्बाचेव ने जो पश्चिम के दो देश थे, पश्चिम के जो देश थे, उनके साथ संबंध सामान्य बनाने के लिए और इन संबंधों को लोकतांत्रिक रूप देने के लिए सुधार करने का क्या लिया, फैसला लिया। लेकिन देखिए, गोर्बाचेव की जो ये नीतियां हैं, लोकतांत्रिक जो संबंध सामान्य बनाना है, संबंधों को लोकतांत्रिक रूप देना है, उसी समय सोवियत संघ की जो राजनीति थी, वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, उसमें एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। और वो ही परिवर्तन सोवियत संघ के विघटन का क्या बना, कारण बना। तो देखिए, हम पढ़ेंगे कि गोर्बाचेव और सोवियत संघ का जो विघटन था, क्या कारण रहा, इसकी क्या परिणतियां रही, इसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप इसको उतारो फटाफट। देखिए, तो नंबर 3 उतारो एक बार इसको फटाफट आप। कि जब गोर्बाचेव इसके महासचिव बने, तो उस समय यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उसमें कई प्रकार के बदलाव आए। और वो ही बदलाव सोवियत संघ के विघटन या पतन के क्या बने, कारण बने। देखिए, तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि गोर्बाचेव के समय ही जो राष्ट्र पूर्वी यूरोप के देश, जो राष्ट्र पूर्वी यूरोप के जो सोवियत संघ में शामिल थे, जो राष्ट्र पूर्वी यूरोप के जो सोवियत संघ में शामिल थे, देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव के समय थी, जो राष्ट्र पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र जो सोवियत खेमे में क्या थे, शामिल थे, उन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत संघ के नियंत्रण का विरोध करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इन देशों की जनता ने
अपनी सरकारों और सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया। तो यहीं से विघटन के जो बीज थे, सोवियत संघ के जो विघटन के बीज थे वो यहीं से पड़े कि जब गोरबाचेव सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके महासचिव बने, उसी समय उन्होंने सोवियत संघ में सुधार लाने की क्या की कोशिश की। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिका और पश्चिमी देशों की बराबरी करने के लिए प्रयत्न किए और उन देशों के साथ सामान्य संबंध बनाने के लिए और उनको लोकतांत्रिक रूप देने के लिए जो प्रयास किए, इसके फलस्वरूप गोरबाचेव के समय ही पूर्वी यूरोप के जो अधिकतर राष्ट्र थे जो सोवियत खेमे में शामिल थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दूसरी महाशक्ति में क्या थे शामिल थे, इन देशों की जनता ने अपनी ही सरकारें और सोवियत संघ का विरोध करना क्या कर दिया शुरू कर दिया। और देखिए, और जो गोरबाचेव के शासक रहते हुए सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसे अतीत में होता था। चौथा कारण ये भी रहा है कि विघटन का, हम कह सकते हैं कि गोरबाचेव ने शासक रहते हुए गोरबाचेव ने शासक रहते हुए ऐसी गड़बड़ियों का ऐसी गड़बड़ियों का कोई गोरबाचेव ने शासक रहते हुए ऐसी गड़बड़ियों का कोई उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था, जैसा पहले होता था। दूसरा कारण ये रहा, तो देखिए, जब मिखाइल गोरबाचेव जिस समय शासक थे तो पूर्वी यूरोप के जो अधिकतर राष्ट्र जो सोवियत संघ में क्या थे शामिल थे, उन राष्ट्रों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत संघ की नीतियों का विरोध करना क्या कर दिया शुरू कर दिया। तो गोरबाचेव ने शासक रहते हुए ऐसी गड़बड़ियों और जो विरोध करने वाली जो जनता थी उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जैसा कि जो पहले वाली जो सरकारें होती थी वो इस प्रकार की नीतियों में क्या करती थी हस्तक्षेप करती थी और अपना नियंत्रण क्या करती थी स्थापित करती थी। जब गोरबाचेव ने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया तो ये विरोध जनता का धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और देखिए, पूरी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक 1 by 1 करके
गिरने लगी, गिरने लगी। तो पूरी यूरोप की फिर अधिकतर जो सरकारें थी, जो साम्यवादी सरकारें थी, जहाँ सोवियत संघ का नियंत्रण था, वहाँ की सरकारें एक के बाद एक होकर के क्या होने लगी, गिरने लगी। इसके बाद देखिए 5वें नंबर पर सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के अलावा सोवियत संघ के अंदर भी सोवियत संघ के अंदर भी सोवियत संघ के अंदर भी संकट गहराता जा रहा था, संकट गहराता जा रहा था। और इसके विघटन की गति, इसके विघटन की गति और तेज हो गई, और तेज हो गई। देखिए, तो इस प्रकार सोवियत संघ का विघटन क्या हो गया, शुरू हो गया। कि देखिए कि गोर्बाचेव के समय जो पूरी यूरोप के जो सोवियत संघ में शामिल थे, पूरी यूरोप के जो देश सोवियत संघ में क्या थे, शामिल थे, इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और कम्युनिस्ट पार्टी या सोवियत संघ की जो सरकारें थी उनका विरोध करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जब विरोध हो रहा था तो उस समय गोर्बाचेव पार्टी के क्या थे, महासचिव थे, और उन्होंने इन विरोधों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जैसा पहले होता था। इस कारण पूरी यूरोप, अर्थात हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ की जो सरकारें थी, साम्यवादी जो सरकारें थी, सोवियत संघ का नियंत्रण था जिन देशों में, वहाँ की सरकारें एक के बाद एक करके क्या होने लगी, गिरने लगी। जब ये परिवर्तन हो रहे थे सोवियत संघ के बाहर, तो इन परिवर्तनों के अलावा एक कारण और दूसरा भी है कि सोवियत संघ के अंदर भी जो कलह था, विरोध था, फूट थी, उसके संकट गहराते जा रहे थे। और सोवियत संघ के अंदर जो विरोध था उसके कारण सोवियत संघ के जो विघटन की गति थी वो क्या हो गई, और तेज हो गई। तो आप एक बार इसको उतार लो। इसके बाद देखिए उतारने को आप नहीं। इसके बाद देखिए जो छठे नंबर पर है, मिखाइल गोर्बाचेव ने मिखाइल गोर्बाचेव ने, तो देखिए कि मिखाइल गोर्बाचेव ने देश के अंदर
आर्थिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक सुधारों की जो नीतियां लाने का जो प्रयास किया, उन नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ही विरोध करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो गोबराचेव ने देश के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक सुधार की जो नीतियां, सुधार की जो नीतियां, सुधार की जो नीतियां चलाई कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इन नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करना शुरू कर दिया। तो देखिए, तो एक कारण भी है, ये भी रहा कि मिखाइल जो गोबराचेव थे, जिन्होंने बीड़ा उठाया था सोवियत संघ में सुधार लाने का, उनकी आर्थिक, इकोनॉमिक्स जो अर्थव्यवस्था है उसको डेवलप करने का, तो मिखाइल गोबराचेव ने देश के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक सुधार की जो नीतियां चलाई, तो उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने, अर्थात हम कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इन नीतियों का विरोध करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जब पार्टी के अंदर ही आंतरिक संगठन का क्या था, अभाव था, एकता का अभाव था, तो सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो दो भागों में विभाजित हो गया था, तो उसमें क्या पड़ गई, फूट पड़ गई, और यही फूट सोवियत संघ के पतन का क्या बनी, कारण बनी। तो देखिए, इसके बाद में एक अन्य घटना भी घटी। ये देखिए, 1991 में, ये मुख्य कारण है कि 1991 में सोवियत संघ में, सोवियत 1991 में सोवियत संघ में एक तख्ता पलट हुआ। एक तख्ता पलट हुआ कि 1991 में सोवियत संघ में एक तख्ता पलट भी हुआ, और कम्युनिस्ट पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। इसे क्या दिया, बढ़ावा दिया। तो ये भी एक कारण रहा है कि 1991 में सोवियत संघ में क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ, और इस सोवियत संघ के इस तख्ता पलट को जो बढ़ावा दिया वो किसने दिया, गर्मपंथियों ने। देखिए, और जनता को स्वतंत्रता का सवाल
मिल चुका था। जनता कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने जनता कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने शासन में नहीं जाना चाहती थी। नहीं जाना चाहती थी। तो देखिए, एक कारण ये भी रहा है कि 1991 में सोवियत संघ में क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ। और तख्ता पलट का मतलब तो आप जानते हो, किसी भी शासक को शासन से अपदस्थ कर देना जबरदस्ती, या इसको अपन सैनिक शासन भी कह सकते हैं। यानी तख्ता पलट का मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी भी शासक को अपदस्थ करना। क्या कहलाता है बोलो, तख्ता पलट कहलाता है। यानी किसी भी शासक को जबरदस्ती शासन से हटाना या अपदस्थ करना ही क्या कहलाता है, तख्ता पलट कहलाता है। जैसे देखिए, जितने भी जो कई ऐसे देश हैं, अफ्रीका के कई देश हैं, एशिया महाद्वीप के ऐसे कई देश हैं जहाँ तख्ता पलट हुआ है। हम अपने पड़ोसी देश की बात करते हैं कि 1999 में पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की एक लोकतांत्रिक सरकार थी और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे कहाँ के, पाकिस्तान के। उसी समय एक जनरल सैन्य अधिकारी जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को जबरदस्ती अपदस्थ कर दिया और स्वयं को पाकिस्तान का राष्ट्रपति क्या कर दिया, घोषित कर दिया। इसी प्रकार देखिए, बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भी कई बार तख्ता पलट हो चुका है। वर्तमान समय में बर्मा के अंदर तख्ता पलट हो चुका है, वहाँ सैन्य शासन है। तो 1991 में सोवियत संघ में एक तख्ता पलट हुआ और इस तख्ता पलट को जो बढ़ावा दिया कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ग्रमपंथियों ने, क्योंकि पार्टी के अंदर आंतरिक जो संगठन का क्यों होने लगा है, अभाव होने लगा है। और जब ये तख्ता पलट हुआ तो जनता को भी स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था। अर्थात जो सोवियत संघ की जो जनता थी वो अपनी आज़ादी, अपनी जो स्वतंत्रता थी, मनमर्जी से रहना, खाना पीना, अपने जो अधिकार थे, इन सब का पहचान चुकी थी, स्वतंत्रता का स्वाद ले चुकी थी। और अब जनता भी कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने शासन के डरने में जाना नहीं चाहती थी। इसके अलावा देखिए, आप एक बार दोनों उदाहरण को, इसके बाद में जो आगे है देखिए, और एक यल्तसिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। तो एक बार आप इसको उतारो कि मिखाइल गोर्बाचेव ने देश के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक सुधार की जो नीतियां चलाई, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इन नीतियों का विरोध करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ये भी एक पतन का कारण रहा। एक और अन्य कारण है कि 1993 में सोवियत संघ में एक तख्ता पलट हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ग्रमपंथियों ने इसे क्या दिया, बढ़ावा दिया और जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और जनता भी अब कम्युनिस्ट पार्टी की जो पुरानी जो शासन व्यवस्था थी उसको बहाल नहीं करना चाहती थी, उसके अकॉर्डिंग या उसके अधीन नहीं रहना चाहती थी। तो उतार लीजिए आप इसको एक बार। इसके बाद देखिए, आठवें नंबर पर है कि ध्यान देना कि 1991 में जो तख्ता पलट हुआ, 1991 में जो तख्ता पलट हुआ,
उसका विरोध उन्नीस सौ 91 में सोवियत संघ के अंदर जो तख्ता पलट हुआ उसके विरोध में एक यल्तसीन ने अपनी भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभर कर जनता के सामने आए। देखिए कि 1991 में सोवियत संघ के अंदर जो तख्ता पलट हुआ उस तख्ता पलट के विरोध में यल्तसीन नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह, एक हीरो की तरह जनता के सामने उभर करके आए और जनता ने उन्हें अपना हीरो समझ लिया। और देखिए इनका पूरा नाम था बोरिस यल्तसीन ने। और देखिए रूसी गणराज्यों में तो 16 गणराज्य थे ना। रूसी गणराज्यों में यल्तसीन ने आम चुनाव जीता रूसी गणराज्यों में यल्तसीन ने आम चुनाव जीता और केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता जो शक्तियां थी, सत्ता मास्को से निकलकर गणराज्यों की तरफ आने लगी। ये भी कारण रहा। देखिए कि 1991 में, देखिए 1991 में सोवियत संघ में जो तख्ता पलट हुआ उस तख्ता पलट का विरोध में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई बोरिस यल्तसीन नाम के व्यक्ति ने। और ये सोवियत संघ में एक नायक की तरह उभर करके जनता के सामने आए और जनता ने इनको अपना क्या माना, हीरो माना। इसके बाद देखिए कुछ दिनों बाद रूसी जो गणराज्य थे, जो 16 गणराज्य थे या 15 गणराज्य कह सकते हैं अपन, इस रूसी गणराज्यों में यल्तसीन ने अपना चुनाव क्या हुआ, जीता।
येल्त्सिन ने चुनाव लड़ा गणराज्यों के अंदर और वहां चुनाव जीता, और चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने सोवियत संघ या जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके केंद्रीय नियंत्रण, सेंटर, जैसे अपने यहाँ केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, राज्य में राज्य सरकार है, केंद्र में केंद्र सरकार, केंद्र सरकार पूरे भारत का शासन स्थापित करती है। तो सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्देशन में काम करते हैं, वैसे अपने अपने अलग अलग जगह क्या हैं, स्वतंत्र हैं। तो इसी प्रकार से केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि हमारी राज्यों की जो गणराज्यों की जो स्वायत्ता है वो हमारी स्वयं रहेगी, हम स्वतंत्र हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहली बार सत्ता, जो पावर्स थी, जो शक्तियां थी, मास्को किसकी राजधानी है, रूस की राजधानी है। सत्ता पहली बार मास्को से निकल करके और गणराज्यों की ओर आने लगी, अर्थात गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी, क्योंकि जब केंद्रीय नियंत्रण नहीं रहेगा तो गणराज्यों पर सोवियत संघ का नियंत्रण भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शक्तियां थी वो गणराज्यों की तरफ बढ़ने लगी। मास्को से निकल करने का मतलब है कि रूस की जो राजधानी थी मास्को, सोवियत संघ की जो राजधानी थी मास्को, उससे शक्तियां निकल करके और जो गणराज्य थे उसकी ओर निकलने लगी या बढ़ने लगी। एक बार उतार लीजिए इसको आप। इसके बाद देखिए कि 1993 में जो तख्तापलट हुआ उसके विरोध में येल्त्सिन ने अपनी भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरकर जनता के सामने आए, और उसी समय उन्होंने आम चुनाव जीता और केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सत्ता थी, सोवियत संघ की जो पावर्स थी, वो मास्को उसकी राजधानी से निकल करके गणराज्यों की तरफ आने लगी। इसके बाद देखिए दिसंबर 1993 में येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस के सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य दिसंबर 1993 में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ध्यान रखना 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है उसके रिटर्न में कि दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य कौन कौन से, रूस,
यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की क्या कर दी, घोषणा कर दी। और देखिए, और इन राज्यों ने देखिए कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परवर्ती सोवियत गणराज्यों, परवर्ती सोवियत गणराज्यों में, परवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। वे पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। तो ये सोवियत संघ के विघटन का जो मुख्य कारण है वो ये है कि दिसंबर 1991 में यल्तसिन के नेतृत्व में, जिसने तख्तापलट का विरोध किया था, एक नायक की तरफ बढ़कर के सामने चुनाव विजय पर केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार भी कर दिया था। उसके नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन्होंने सोवियत संघ से अलग हुआ, सोवियत संघ से क्या हुई, अलग हुए और सोवियत संघ की समाप्ति की क्या कर दी, इन्होंने घोषणा कर दी। इसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो गई, प्रतिबंधित हो गई और परवर्ती जो दूर दराज के सोवियत संघ में गणराज्यों में शामिल जो गणराज्य थे वो पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना क्या बनाया, उन्होंने आधार बनाया। पहले क्या था, साम्यवाद और समाजवाद, और बाद में क्या अपना आधार किसको बना लिया इन्होंने, पश्चिमी देशों की तरह पूंजीवाद और लोकतंत्र को। तो आप जानते हो कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, पूंजीवाद को बढ़ावा देती है और लोकतंत्रवाद को बढ़ावा देती है। और जो सोवियत संघ है साम्यवादी, इसकी जो अर्थव्यवस्था है किसको बढ़ावा देती है, समाजवाद को और साम्यवाद को। तो ये लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। बाकी के राज्यों ने इन चीजों को क्या कर लिया, अपना लिया। इसके बाद देखिए, आप एक बार इसको करो। ये थे गोगराज्य महासचिव बने। उसके बाद में उन्होंने उनको आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारने के क्या किए, प्रयास किए। धीरे धीरे ऐसे कई बदलाव आए जिसके कारण सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ। और सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में जब सोवियत संघ की समाप्ति हो गई 1991 में, पूर्ण रूप से इसका विघटन हो गया, समाप्ति हो गया। वैसे तो जर्मनी की जो बर्लिन की जो दीवार थी उसके गिरने के साथ ही सोवियत संघ समाप्त हो गया और विश्व एक ध्रुवीय हो गया, एक ध्रुवी का अंत हुआ। इसके बाद में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसका उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया। तो देखिए, अपना टॉपिक है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। रूस, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस। तो देखिए बेटे,
कह सकते हैं, देखिए नंबर 1, सोवियत संघ के पतन के बाद, सोवियत संघ के पतन के बाद रूस को उसके उत्तराधिकारी के रूप में, रूस को उसके उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया गया। पहले नंबर पर देखिए, जब सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ, तो सोवियत संघ के पतन के बाद में सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी था वो किसको बनाया गया, रूस को बनाया गया। और देखिए सोवियत संघ के पतन के बाद रूस को उसके उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया गया। सोवियत संघ के बाद में उसका नेतृत्व कौन करेगा, रूस करेगा। दूसरे नंबर पर देखिए, रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ की सीट मिली कि रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें सोवियत संघ की क्या मिली, सीट मिली। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो जिसको अपन यूएन बोलते हैं, एक बार ध्यान देने दरअसल यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, और वर्तमान में इसमें 193 देश इसके क्या हैं, सदस्य। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 अंग हैं, पहली महासभा, और उसका जो दूसरा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 होते हैं। ध्यान रखना, इस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, बोलो 15 सदस्य होते हैं। और इन 15 सदस्यों में से 10 तो 10 सदस्य कैसे हैं, अस्थायी, और 5 सदस्य हैं स्थायी। तो ध्यान रखना, इस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 15, 10 अस्थायी और 5 क्या हैं, स्थायी। तो ये 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन। देखिए कई बार प्रश्न आ जाता है जीके का, इस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य कितने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं, 5 हैं, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन। और इन 5 देशों के पास में ही वीटो पावर है, जिसको अपन विशेषाधिकार बोलते हैं। और वीटो पावर का अर्थ होता है कि मैं मना करता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी प्रस्ताव को इन 5 राष्ट्रों में से एक राष्ट्र भी उस प्रस्ताव को नकार सकता है, खारिज कर सकता है। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य हैं, 10 अस्थायी और 5 कैसे हैं, स्थायी। तो भारत इसका स्थायी सदस्य रह चुका है, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन। तो ये चीज यही है कि रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की क्या मिली, सीट मिली। तब से लेकर के और आज तक
रूस सोवियत संघ का जो सुरक्षा परिषद है या संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी क्या है, सदस्य है। इसके बाद देखिए नंबर 3, सोवियत संघ ने जो अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते किए उनको निभाने की जिम्मेदारी, उनको निभाने की जिम्मेदारी अब रूस की है। तो देखिए कि सोवियत संघ ने जो अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते किए उन सोवियत संघ का तो पतन हो गया, और सोवियत संघ के पतन के बाद में सोवियत संघ ने पहले जो अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौते किए उनको निभाने की जिम्मेदारी किसकी हो गई, अब रूस की हो गई। इसके बाद देखिए रूस को परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा मिला। उसको परमाणु संपन्न राष्ट्र का क्या मिला, दर्जा मिला। कि सोवियत संघ ने जो परमाणु परीक्षण वगैरह किए थे उसके बाद में रूस को परमाणु संपन्न राष्ट्र का क्या मिला, दर्जा मिला। और देखिए उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कदम भी उठाए, कदम भी उठाए। तो देखिए भैया जी, तो जैसे ही सोवियत संघ का क्या हुआ, पतन हुआ, तो सोवियत संघ के पतन के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना, रूस बना। नंबर 1, इस सोवियत संघ के पतन के बाद रूस को उसके उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया गया। रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की क्या मिली, सीट मिली। ध्यान रखना कि सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी है, 15, 10 अस्थायी और 5 क्या है, स्थायी है। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन। सोवियत संघ ने जो अंतरराष्ट्रीय संधि में समझौते किए थे उनको निभाने की जिम्मेदारी किसकी थी, रूस की थी। रूस को परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा मिला और उसने अमेरिका के साथ में परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण संधि और क्या किए, समझौते किए। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद में जो आगे पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का जो विघटन था वो क्यों हुआ, तो ये मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन पढ़ेंगे। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण जगह जगह सोवियत संघ का क्या हुआ, विरोध वगैरह हुआ। इसके बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आप नियमितता बनाए रखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें
ताकि कोई भी वीडियो डलता है तो आपको तुरंत मैसेज या इसकी जानकारी आपको क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।